जब गीता ने देखा कि फिरोज मलिक वहां आया है तो उसने फिरोज से पूछा, हाँ भाई, क्या तुमने इसको यहाँ पर पार्टी में बुलाया है? ये तो तुम्हारे नाम की बहुत हूल दे रहा है। फिरोज ने जब ये सवाल गीता से सुना तो वो गौतम की ओर देखने लगा। गौतम ने उसे आंखों से इशारा करके कुछ भी ना बताने के लिए कहा और उसने वैसा ही किया। वो गूंगा बनकर एक साइड खड़ा रहा। बस देख लिया, ये है तेरा आदमी जिसको तू अपना बहुत ही चहीता समझता है। देख ले, तेरी सफाई में कुछ नहीं कह रहा, तेरी पोल खुल गई। अब क्या समझूं कि इसने तेरे को यहाँ बुलाया है या तू इसका झूठा नाम लेकर अपनी आशिकी कर। फिरोज मलिक चाहते हुए भी उनके पारिवारिक मामले में कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसने वहां खड़े सभी लोगों को अलर्ट किया कि कोई भी गौतम के मामले में कुछ नहीं बोलेगा। गीता को गौतम पर गुस्सा आया और उसने गौतम पर चिल्लाते हुए कहा, तू यही है ना, एक कैरेक्टरलेस इंसान। लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर उनके साथ मजे लेकर इधर उधर घूमा फिरा कर उनका इस्तेमाल करके फिर उन्हें कूड़े कचरे की तरह फेंक देता है। मैं तेरी असलियत अच्छी तरह से जानती हूँ और मेरी बात सुन ले, मेरी बेटी तेरे इस जाल में नहीं फंसेगी। मैं उसे फंसने ही नहीं दूंगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। बेटे, तेरी तो हालत मैं अभी ऐसी कर दूंगी ना कि कोई लड़की तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी, और अगर देखना चाहेगी भी ना तो तेरी शक्ल की हालत देखकर उसका दिल तुझे दोबारा देखने को नहीं करेगा। ऐसा बोलते हुए गीता ने अपने पांव से चप्पल निकाली और चिल्लाई, तू ठहर, तेरी हालत अभी दुरुस्त करती हूँ, अभी तेरा इलाज करती हूँ। जैसे ही गीता गौतम के सिर के ऊपर अपनी चप्पल मारने वाली थी तभी बाहर की साइड से शहनाई और ढोल नगाड़ों की आवाजें आने लगी और ढोल नगाड़ों और शहनाई की आवाज सुनकर हर किसी का सर दरवाजे की तरफ घूम गया। वहां दरवाजे पर नजर गड़ाए रखने के 1 मिनट बाद एक खूबसूरत सी औरत आई जिसने व्हाइट कलर का कोट और पैंट पहना हुआ था और उसने ब्लैक हील्स पहनी हुई थी। आंखों पर उसके गॉगल्स थे और एक हाथ में पर्स लिए वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ चलती हुई आ रही थी और उसके पीछे ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने 20 बॉडीगार्ड थे। उस औरत को देखते ही नील के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आई और उसने कहा, वाह, क्या हुस्न परी है। सौरभ ने जब नील की बात सुनी तो उसने उसके सिर पर खींचकर थप्पड़ मारा और धीमी आवाज में कहा, चुप हो जा बेकार लड़के, तुझे लड़कियों के अलावा कुछ दिखाई भी देता है या नहीं? अगर गीता जैसी कोई सास तुझे मिल गई ना तो तेरी ऐसी हालत करेगी कि तुझे पता लग जाएगा। उस औरत ने आगे चलते हुए अपने गॉगल्स निकाले और वो एटीट्यूड में वॉक करते हुए गौतम की तरफ बढ़ी। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स गन लिए हुए उसके साथ साथ चल रहे थे। उस औरत ने जैसे ही अपनी आंखों से गॉगल्स निकाला, गौतम का मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसने मन ही मन बोला, दीपशिखा मित्तल। जब गीता ने गौतम का चेहरा नोटिस किया तो उसके हाथों से चप्पल छूट गई और वो चिल्ला पड़ी, शर्म कर शर्म, अभी मैंने तुझे इतना लेक्चर दिया और फिर से इस हसीना को देखकर तेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अरे कैसा आदमी है तू, कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चलाएगा। मेरी बेटी के लायक तू बिल्कुल नहीं है। अब तू चाहे हाथ जोड़ या नाक रगड़ या कुछ भी कर, लेकिन मेरी बेटी से तेरा तलाक होकर ही रहेगा। मैं नहीं चाहती कि तू उसकी जिंदगी में एक और लम्हा भी रुके। अरे तेरे जैसे इंसान का उसकी जिंदगी में होने से तो बेहतर है कि वो अपने माँ बाप के घर पर ही रहे। सौरभ ने भी गीता का साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हो भाभी, अभी इस लड़की को देखकर इसका मुंह खुला रह गया था। मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारी अवनी के नसीब में ऐसा नाकारा ही सही लेकिन कैरेक्टरलेस इंसान लिखा था। मैं तो अपने कानों को हाथ लगाता हूं। सौरभ ने सारी बातें बहुत ही ड्रामा करते हुए बोली। गौतम को देखते ही दीपशिखा उसकी ओर बढ़ी और उसने गौतम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो गौतम, कैसे हो तुम? आखिर हम इतने समय बाद मिल रहे हैं, कम से कम मुझे देख के मुस्कुरा ही दो। जब गीता ने दीपशिखा से ये बात सुनी तब उसके कानों से धुआं निकलने लगा और उसने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए। तौबा तौबा तौबा, क्या दिन आ गए हैं। अपने दामाद की कैसी कैसी करतूतें देखनी पड़ रही हैं। हे प्रभु, काश ये दिन देखने से पहले तू मुझे ऊपर बुला लेता। दीपशिखा ने गीता को चुप करवाते हुए कहा, ओह कम ऑन आंटी, चुप हो जाइए। गौतम, हु द हेल इज दिस ओल्डी? कौन है औरत और ये हमारे मामले में इतनी बड़बड़ क्यों कर रही है? तुम चुप हो जाओ दीपशिखा, हम कुछ देर में बात करते हैं। देखिए मम्मी जी, जो भी हो रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मेरा रिया से और ना ही दीपशिखा से कोई लेना देना है।
मैं सच में अवनी को दिल से चाहता हूँ और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज मम्मी जी मेरी बात मान लीजिए। गीता ने अपने कानों से हाथ हटाते हुए गौतम की तरफ उंगली करते हुए कहा, तू चुप हो जा। अब मेरे से अगर तूने एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं तेरी जबान काट दूंगी। अरे एक लड़की क्या कम थी जो दूसरी माशूका भी यहाँ आ गई। और बता, और कितनी लड़कियों को दिन में घुमाता है? तू मार्केट से सामान लेने के बहाने इसीलिए जाता है ना? और उस दिन भी सोया सॉस लेने गया था, तब इन्हीं लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा होगा ना? यही किया है ना तूने? जब रिया ने सोया सॉस वाली बात सुनी तो वो गीता की ओर देखते हुए बोली, हाँ आपने इसे सोया सॉस लेने के लिए भेजा था ना, इसको प्लीज इतना काम मत करवाया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इसको कहा भी कि मैं लिफ्ट दे देती हूँ, लेकिन इसने कहा कि नहीं, इसे जल्दी घर पहुंचना है, इसे आपकी डांट का बहुत डर रहता है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी इंसान को इतना डरा कर रखना ठीक नहीं है, प्लीज तमीज से बात कीजिए इससे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।